गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉजिक्स एंड ट्रिक्स। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड लेसन नंबर फर्स्ट के कुछ एमसीक्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कलाकार फ्रेडरिक सोरियो की राष्ट्रता जिन्होंने अपनी पेंटिंग में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना दी थी। मतलब फ्रेडरिक सोरियो क्या थे? कलाकार थे जिन्होंने एक पेंटिंग बनाया था जिसमें लोकतांत्रिक सामाजिक गणराज्य बना करके एक कल्पना को दर्शाया था। तो इनका राष्ट्रीयता क्या थी, मतलब किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये स्विस कंट्री के रहने वाले थे, दैट मीन स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा का अर्थ है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? आप अपने राष्ट्र के प्रति उसके इतिहास और संस्कृति का मजबूत भक्त बन जाएं, वो क्या कहलाता है? राष्ट्र भक्त, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक यूरोपियन सोसाइटी क्या थी उसके बारे में बताना है। तो ये क्या था? यूरोपीय सोसाइटी कुछ लोगों के नियंत्रण में रहती थी, बुद्धिमान पुरुषों के नियंत्रण में रहती थी, और इसका इस तरीके की समाज की कल्पना एक असंभव कार्य था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड और थर्ड। एक ऐसा समाज जिसके कभी अस्तित्व में होने की संभावना नहीं है, कुछ चुने हुए बुद्धिमान पुरुषों के नियंत्रण में ये समाज रहता था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनमत संग्रह का शब्द को परिभाषित करना है। जनमत संग्रह, जैसे फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? जहां पे लोगों द्वारा, जनता द्वारा, किसी भी वोट द्वारा, वोटिंग सिस्टम द्वारा अपने राजा या अपने जो अधिकारी होता है उसको चुना जाता है। तो वो क्या कहलाता है? जनमत संग्रह कहलाता है, जो कि हमारे कंट्री में भी लागू है। आप चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या आप सीएम हो, आपको उनको चुनना होता है, तो आप क्या करते हो? वोटिंग करते हो। तो ये क्या कहलाता है? जनमत संग्रह कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट है जिसके द्वारा क्षेत्र के सभी नागरिकों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। मतलब आप किसी, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं किसी भी प्रस्ताव को लेकर के, या किसी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और आपको क्या करना है? वोटिंग करके चुनना है कि आपका जो शासन करने वाला अधिकारी होगा वो कौन होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अर्नस्ट रेनन का मानना क्या था? राष्ट्रों का अस्तित्व की आवश्यकता क्यों है? राष्ट्रीय जो होते हैं उनको अस्तित्व की आवश्यकता क्यों है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी निवासियों के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। मतलब क्या है कि आप किसी भी राष्ट्र में रहते हो, किसी भी राष्ट्र के नागरिक हो, आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये क्या है? आपके राष्ट्र को अस्तित्व में लाने की एक कल्पना है कि आप किसी देश के नागरिक हो और आपकी जो स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। जैसे हमारे कंट्री में भी हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, हमें भी 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी राष्ट्र में रहें, सभी लोगों को क्या होना चाहिए? उनका एक सुनिश्चित अधिकार मिलना चाहिए, तभी आपका राष्ट्र अस्तित्व में रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था? तो वियना की कांग्रेस में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड शामिल नहीं हुआ था। 7वां है, पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों के लिए राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार रखा। तो ये जो आपकी समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो विचार रखा था, ये फ्रांस की क्रांति में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रांस की क्रांति के बारे में क्या कथन सत्य है? तो इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो फ्रांस की क्रांति के बारे में, इस क्रांति के बारे में पढ़ने को मिलता है। फ्रांस की क्रांति की समाप्ति के बाद यह घोषणा की गई थी कि लोगों को जो अब से राष्ट्र का निर्माण करेंगे उनके भाग्य का आकार देगा। मतलब जो लोग होंगे, जैसे राष्ट्र का वो निर्माण करेंगे, वो उनका भाग्य बन करके उभरेगा, राइट। और इसमें आपका तीसरा भी ऑप्शन आ जाता है, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने को केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जानी थी। मतलब जितने भी लोग उस कंट्री में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, उन सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा जो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और भाग्य था। क्या भाग्य था उसका? यूरोप के लोगों की निरंकुशता से मुक्त करने के लिए, जो लोग उनके ऊपर शासन कर रहे थे, उनकी जो निरंकुशता थी, उनसे मुक्त करने के लिए ये फ्रांस की क्रांति की गई थी। जैसे हमारे इंडिया में भी
ब्रिटेन अंग्रेजों का शासन था। तो हमने भी, हमारे देश में भी बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं। फर्स्ट क्रांति 1857 की क्रांति थी, तो वैसे ही वहाँ पे भी क्रांतियाँ हुई हैं जिससे कि लोगों को स्वतंत्रता मिल सके, जैसे हमारे कंट्री ने भी, हमारे इंडिया ने भी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ओके फ्रेंड, तो इसका बी नंबर कर ऑप्शन इज करेक्ट। 10 वाला, फ्रांस में 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर इस रूप से जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे नेपोलियन का शासन था, तो यहाँ पे नेपोलियन कोड के नाम से उनको बोला जाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपोलियन संहिता का निर्यात करने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया है? तो नेपोलियन संहिता फ्रांसीसी नियंत्रण के तहत जो क्षेत्र आते थे उसमें नेपोलियन संहिता का क्या था? निर्यात था। मतलब वहां पे नेपोलियन संहिता लागू होती थी, जो फ्रांस के नियंत्रण में जितने भी क्षेत्र आते थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है, उदार राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? उदार राष्ट्र का, तो उदार राष्ट्र का अर्थ होता है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष मांगता। मतलब कोई भी इंसान है, कोई सी भी व्यक्ति है, उसके पास जो है स्वतंत्रता समान रूप से होनी चाहिए। उसका जो कानून है वो समान रूप से सभी लोगों के ऊपर लागू होना चाहिए, चाहे वो कोई राष्ट्रपति है, चाहे वो कोई आम नागरिक है, चाहे वो कितना ही अमीर है, चाहे वो कितना ही गरीब है। अगर सभी ने अपराध किया है, अगर अमीर ने भी अपराध किया और किसी गरीब ने भी अपराध किया, तो जो कानून के में सजा अमीर को मिलेगी वही गरीब को मिलेगा। कानून का समक्ष शासन जो होगा समानता रूप से होना चाहिए। इसी राष्ट्र को उदारवाद राष्ट्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सार्वभौमिक मताधिकार शब्द का अर्थ क्या है? तो सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है जितने भी वयस्क नागरिक उस देश में हैं वो सभी को क्या होना चाहिए? वोट का अधिकार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वयस्क का मतलब होता है, जैसे हमारी कंट्री है, 18 साल के जितने भी लोग ऊपर एज हो जाती है तो उनका एक क्या बन जाता है, आपका पहचान पत्र बन जाता है, और उसके बाद में वोट का अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है। वो किसी भी इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? वयस्क कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कौनसेर की विशेषता है? विशेषता है मान्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। मान्यता प्राप्त ग्रीस की संधि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था कॉन्स्टिनोपल 1832। मतलब ये क्या था आपका? इसका बी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी लग जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूक मेटरनिच ने ये कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ड्यूक मेटरनिच ने ये कहा था, यही बात कही थी। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का क्या हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का विभाजन 3 महाशक्तियों के रूप में हुआ, रूस, एशिया और ऑस्ट्रिया। तो ये पोलैंड का एक हिस्सा था जिसको 3 रूप में विभाजित कर दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जर्मनी के एकीकरण के में अग्रणी भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑटो वॉन बिस्मार्क, पश्चिमी एशिया के मुख्यमंत्री थे ये। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के 7 वर्षों में 3 युद्ध समाप्त हुए। किसके साथ इसमें युद्ध हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। एशिया, मतलब जो एशिया का पश्चिमी भाग है उसके बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे एशिया की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो 1871 में जर्मनी के जो सम्राट थे वो केसर विलियम थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन था? तो 1861 में जो आपका संयुक्त इटली, मतलब इटली में और भी कंट्रीज आती थी, तो इनका जो राजा था वो थे विक्टम इमैनुअल सेकंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विक्टर इमैनुअल सेकंड ये क्या थे? वहाँ के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में किस बात के ने मदद की? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से सत्ता छीन ली और जिसके धीरे धीरे एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। मतलब जो वहाँ पे एक राजशाही परिवार वहाँ पे शासन करता था, उनसे क्या हो गया? सत्ता को ले लिया गया और धीरे धीरे क्या कर लिया गया? एक राष्ट्रीय राज्य का उदय हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था?
24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेदार थे। क्वेश्चन आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन है, ओक के पत्तों का ताज पहनने वाले जर्मन का राष्ट्र रूपक था, इसका मतलब क्या था, तो हमें ये बताना है। तो इसका आंसर नंबर ये डी इज द राइट आंसर, कि वो जर्मनिया लोग कहलाते थे, इसलिए वो ओक के पत्तों का ताज पहनने वाले कहलाते थे। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग किसके नियंत्रण में था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तुर्क साम्राज्य ने क्या कर रखा था, एक बड़े भाग पर नियंत्रण कर रखा था, जिसको बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसी तरीके की और भी वीडियो आप देखना चाहते हो और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको किस चैप्टर के कोई सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।